नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे वानिकी या फॉरेस्ट्री के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज हम चर्चा करने वाले हैं फॉरेस्ट्री के अंदर रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये आज का जो हमारा जो लेक्चर होगा, ये लेक्चर नंबर हमारे फॉरेस्ट्री के अंदर 8वां लेक्चर होगा। इससे पहले हमने जो फॉरेस्ट्री का जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था, तब हमने इसके यूनिट फर्स्ट के बारे में देखा था, जिसके अंदर हमने जिन चीज़ों के बारे में देखा था उसका मैं एक बार फटाफट 2 मिनट में रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद में हमने देखा था फॉरेस्ट्री का हमने प्रमुख शब्दावली कौन कौन सी थी उनके बारे में देखा था। उसके बाद में हमने फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन देखा था और उसके जो बेस थे फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन को वो देखा। उसके बाद में हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्री देखा, यानी फॉरेस्ट्री या वानिकी का क्या क्या महत्व है उसके बारे में देखा। उसके बाद में हमने देखा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यानी राष्ट्रीय वन नीति के बारे में देखा था। तो ये हमने लगभग 6 से 7 चैप्टर इसके अंदर हमने कवर किए थे और इसमें एक छोटा सा चैप्टर और बाकी रह गया हमारे। वो चैप्टर का नाम है क्या, फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये एक छोटा सा चैप्टर हमारे बाकी रह गया। इस चैप्टर को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें तथ्यात्मक जानकारी बहुत ज़्यादा होंगी और इसके अंदर हमें कुछ महत्वपूर्ण डेटा भी याद करने पड़ेंगे। तो इस चैप्टर को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे ताकि हमारे जब एग्जाम नज़दीक करेंगे तब उस टाइम पर देखेंगे, ताकि हमें ये चीज़ें आसानी से याद रहेगी। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो किसके द्वारा बनाई जाती है। तो ऐसा है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष में बनाई जाती है फॉरेस्ट रिपोर्ट। और उसके बाद में हम देखेंगे पहली बार कब आई थी, 1987 में फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी। जो वो 1987 में आई थी वो पहली फॉरेस्ट रिपोर्ट थी और अभी जो वर्तमान में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट चल रही है वो 7वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है। उसके बाद में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि जो पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया के अंदर कितना फॉरेस्ट का एरिया है और पर्टिकुलर स्टेट का अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि हम जैसे हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान की फॉरेस्ट रिपोर्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश की भी उसके कुछ हम महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरऑल हमारा जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो हमारे इसके बारे में मेन इसके मापदंड रहेंगे। तो हम फॉरेस्ट रिपोर्ट की आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसको फॉरेस्ट रिपोर्ट को कवर कर रहा हूँ और फॉरेस्ट रिपोर्ट को मैं 2 से 3 दिन लगेंगे बनाने में। तो वो जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो मैं फॉरेस्ट रिपोर्ट का एक सेशन अलग से कवर करूँगा, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है फॉरेस्ट्री के अंदर और ये हमारे अलग से एक चैप्टर है रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट। जब आपने सिलेबस डिस्कशन किया था हमने, तब हमारे आया था रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वनों का पुनर्जनन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली पुनर्जनन का अर्थ क्या होता है वो देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद में हम रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट हैं, इसके कितने प्रकार हैं और उनके अंदर कौन कौन सी विधियां, उन सभी के बारे में हम एक एक करके विस्तार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ओवरऑल हम देखते हैं रीजनरेशन का अर्थ क्या होता है। तो हम बात करें रीजनरेशन का अर्थ क्या होता है, तो रीन्यू क्या होता है। जो रीजनरेशन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, रीन्यू यानी कि पुनर्जनन करना। क्या होता है, रीन्यू का अर्थ होता है पुनर्निर्माण या पुनर्जनन करना, ठीक है ना। तो यानी कि अगर कोई बिगड़ा हुआ काम है तो उसको अगर वापस हम रीन्यू कर देते हैं, यानी कि अगर कोई काम बिगड़ा हुआ तो उसको वापस हम उसी शेप में लेकर आ जाते हैं जिससे पहले शेप में था, तो हमारा नया काम हो जाएगा। इसी प्रकार उसी अर्थ को हम वनों के अंदर लेंगे, यानी कि अगर किसी जगह वन था, अगर उस जगह से किसी कारणवश से डिफॉरेस्टेशन हो गया, यानी कि वन का उन्मूलन हो गया, वन किसी कारण से समाप्त हो गए, अत्यधिक चारागाह की वजह से, अत्यधिक भवन निर्माण के, रेल निर्माण के कारण, सड़कों के निर्माण के कारण, अत्यधिक खनिज दोहन के कारण अगर कोई वन समाप्त हो जाते हैं तो उसी जगह पर वापस कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से अगर वन का निर्माण हो जाता है तो उसे हम फॉरेस्ट रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो फॉरेस्ट रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि फॉरेस्ट रीजनरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी किसी जगह पर वन का पुनः निर्माण करना। ये जो डेफिनेशन है जनरल डेफिनेशन हो जाएगी। इसके शब्द के आधार पर किसी जगह पर वन का पुनर्निर्माण करना, वन का पुनर्जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, वन का पुनर्जनन कहलाता है, ठीक है ना। ये हमारी कॉमन डेफिनेशन हो जाएगी। तो डेफिनेशन इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे शब्द से पता चल रहा है कि किस प्रकार से फॉरेस्ट का रीजनरेशन होता है। अब उसके हम प्रकार देखते हैं फॉरेस्ट रीजनरेशन के। तो इसके प्रकार की बात करें तो सबसे पहले हम एक चार्ट के अंदर देखेंगे कि इसके प्रकार कितने होते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी विधियों के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद में हम पर्टिकुलर एक एक विधि को विस्तार से पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। तो प्रकार की बात करें तो इसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है नेचुरल रीजनरेशन, ठीक है ना। फर्स्ट तो होता है नेचुरल रीजनरेशन और नंबर 2 होता है इसके अंदर आर्टिफिशियल रीजनरेशन। ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट तो होता है इसके अंदर कौन सा, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक पुनर्जनन, और दूसरा होता है कृत्रिम पुनर्जनन या आर्टिफिशियल रीजनरेशन। इसके अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमें इन दोनों का नाम का अर्थ पता होना चाहिए कि नेचुरल रीजनरेशन क्या होता है और आर्टिफिशियल रीजनरेशन क्या होता है। तो इसके नाम से स्पष्ट है कि नेचुरल यानी कि अगर कोई प्रकृति के द्वारा या प्राकृतिक रूप से अगर किसी वन का पुनर्निर्माण हो रहा है तो उसे हम नेचुरल रीजनरेशन के नाम से जानेंगे। अगर किसी वन का पुनर्निर्माण जो हो रहा है वो अगर उसमें मानव के द्वारा उस वन का पुनर्जनन किया जा रहा है तो उसे हम आर्टिफिशियल रीजनरेशन के नाम से जानेंगे या कृत्रिम पुनर्जनन के नाम से हम जानेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं जो नेचुरल जो रीजनरेशन होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो बात करें
जो नेचुरल जो रीजनरेशन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बीज के द्वारा भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं सीड के द्वारा। नंबर फर्स्ट तो किसके द्वारा हो जाएगा, सीड के द्वारा नेचुरल रीजनरेशन हो जाएगा, उससे हम, या इसे सीड्स के द्वारा होता है, इसे हम एक नाम और दे सकते हैं सेक्सुअल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्या हो जाएगा, या तो बीज के द्वारा हो जाएगा, बीज किस पार्ट, बीज जो होता है वो अल्टीमेटली किसके द्वारा निर्माण होता है, तो लैंगिक जनन के द्वारा उसका निर्माण होता है, तो इसे हम सेक्सुअल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो प्रकार का हो जाएगा, दो नाम हो जाएंगे इसके, सॉरी। और नंबर इसके बात करें नंबर सेकंड की, तो जो दूसरा प्रकार होगा वो होगा वेजिटेटिव नेचुरल रीजनरेशन या वेजिटेटिव रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, या इसी का दूसरा नाम हो जाएगा एसेक्सुअल फॉरेस्ट रीजनरेशन। ठीक है ना, दोनों अलग अलग नाम है। वेजिटेटिव इसको बोलते हैं कायिक या अलैंगिक पुनर्जनन, ठीक है ना। असेक्सुअल को अलैंगिक बोलते हैं और वेजिटेटिव को कायिक भाग बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो नेचुरल जो रीजनरेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, सीड के द्वारा भी हो सकता है और वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा भी हो सकता है। वेजिटेटिव पार्ट कौन से हो जाएंगे, जैसे हम बात करें अगर जड़ के द्वारा अगर किसी फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो हमारे वेजिटेटिव का अंदर आ जाएगा। तने के द्वारा हो सकता है, शाखाओं के द्वारा हो सकता है, कलिकाओं के द्वारा हो सकता है, तो वो सारे इसके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, किसके, पौधे के, तो वो हमारे वेजिटेटिव पार्ट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके अंदर भी अलग अलग विधियां, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सरफेस से देखते हुए चल रहे हैं अंदर की तरफ। तो सबसे पहले हमने देखा नेचुरल रीजनरेशन क्या होता है, उसके बाद में हमने देखा आर्टिफिशियल रीजनरेशन। नेचुरल रीजनरेशन के अंदर हमने दो मेथड देखे, सीड के द्वारा और वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम आर्टिफिशियल रीजनरेशन, ठीक है ना। या सबसे पहले हम इधर देख लेते हैं सीड से अगर किसी फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम नेचुरल रीजनरेशन के नाम से जानेंगे। अब देखते हैं हम जो वेजिटेटिव जो हमारे होता है रीजनरेशन, ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। उनके नाम भी हमें केवल नाम पता होना चाहिए, इनके अंदर हम एक एक चीज़ को विस्तार से देखेंगे। तो ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट बात करें, ये होता है हमारे कोपिस, ठीक है ना। कोपिस जो होता है वो क्या होता है, डिटेल से पढ़ेंगे हम, केवल नाम सुने कोपिस। दूसरा होता है इसके अंदर पोलार्डिंग, क्या होता है, तो पोलार्डिंग, ठीक है। नंबर सेकंड हो जाएगा हमारे पोलार्डिंग, जो किसके अंदर आ जाएगा, वेजिटेटिव के अंदर। और नंबर थर्ड की बात करें तो रूट सकर्स, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार का होता है जो हमारे वेजिटेटिव या एसेक्सुअल जो मेथड होता है रीजनरेशन का, वो 3 प्रकार का होता है, कोपिस, पोलार्डिंग और रूट सकर। क्या होता है, जब हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी फॉरेस्ट्री से संबंधित, उसमें हमने कोपिस के बारे में भी देखा था और पोलार्डिंग के बारे में भी देखा था, ठीक है ना। और रूट सकर्स क्या होता है, ये हम हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ कर आए हुए हैं, किसके अंदर, केले का जो प्रवर्धन होता है वो सकर्स के द्वारा होता है, स्वार सकर्स के द्वारा होता है, तो उसी के अंदर आ जाएगा रूट सकर, ठीक है ना। तो इन तीनों शब्दों के बारे में हमको पता होना चाहिए, क्या होता है कोपिस, क्या होता है पोलार्डिंग, क्या होता है और रूट सकर्स क्या होता है। टेंशन मत लेना, हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। कोपिस भी फिर से 2 प्रकार का होता है और पोलार्डिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, और कोपिस के आधार पर जो वन होते हैं या जो फॉरेस्ट होता है उसको 4 भागों में बांटा जाता है, वो भी हम देखेंगे। तो टेंशन मत लेना, सबसे पहले एक एक चीज़ को हम ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे कि तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और हमें किसी प्रकार की भी दिक्कत भी ना हो, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार का होता है, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल, कोपिस, पोलार्डिंग और रूट सकर, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करें आर्टिफिशियल रीजनरेशन। आर्टिफिशियल रीजनरेशन की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा आर्टिफिशियल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, तो कृत्रिम या मानव के द्वारा अगर किसी जगह पर वन के निर्माण के लिए जो पौधे लगाए जा रहे हैं वो अगर मानव अपने हाथों से लगा रहा है, या किसी जो भी माध्यम बनाया जा रहा है वन को लगाने का अगर वो माध्यम मानव है, तो उसे हम आर्टिफिशियल रीजनरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर 2 विधियाँ आती है, एक तो आती है हमारे माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड, प्रोपेगेशन मेथड, ठीक है ना। माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड क्या होता है विस्तार से पढ़ेंगे। और दूसरा बात करें हम, इसके अंदर आ जाएगा, जैसे हम बात करें एसेक्सुअल मेथड, जो जितने भी हमारे एसेक्सुअल मेथड होते हैं जिसके अंदर हमारे कटिंग आता है, कटिंग, बडिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, इनमें हम क्या करते हैं, कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग हम अपने हाथों से करते हैं। इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, इसमें हमें एक पर्टिकुलर लैब की आवश्यकता होती है। और ये जो एसेक्सुअल मेथड के अंदर जो कटिंग, बडिंग है, सारी जो क्रियाएं की जाती है किसके अंदर की जाती है, लेबोरेटरी के अंदर की जाती है। और लेबोरेटरी में किसका हस्तक्षेप होता है, तो मानव का हस्तक्षेप होता है। इसीलिए इन सभी को जो एसेक्सुअल की जो मेथड होते हैं, कौन कौन से कटिंग होगा, बडिंग होगा, ये सब हमारे किसके अंदर आता है, आर्टिफिशियल रीजनरेशन के अंदर आता है। क्या होता है, हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग क्या होते हैं, इन सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हमें जो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, उसका मैं एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है, तो 2 प्रकार का होता है, नेचुरल रीजनरेशन और आर्टिफिशियल रीजनरेशन। इसके अंदर एक तो बीज के द्वारा कर सकते हैं और वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। और आर्टिफिशियल के अंदर भी हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। तो ये तो होता है हमारे
कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली जो हमारा जो रीजनरेशन होता है फॉरेस्ट का वो कितने प्रकार का होता है और उसके अंदर कौन कौन सी विधियों के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है ना। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आज केवल हम नेचुरल रीजनरेशन को देखेंगे, नेचुरल को हम अलग पढ़ेंगे और आर्टिफिशियल को अलग पढ़ेंगे। अगर हम दोनों को एक साथ में पढ़ेंगे तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपके भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम आज केवल नेचुरल रीजनरेशन के बारे में पढ़ेंगे और आर्टिफिशियल रीजनरेशन के बारे में हम एक नया सेशन लेकर आएंगे इसके ऊपर। इसके अंदर भी हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैप्टर के बारे में विस्तार से पढ़ सके और अपने कॉन्सेप्ट को बना सके, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम पढ़ते हैं नेचुरल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट। नेचुरल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट। नेचुरल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करें, प्राकृतिक रूप से वन का किस प्रकार से निर्माण होता है तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले देखने से पहले जो नेचुरल जो रीजनरेशन होता है हमारा प्राकृतिक, या जो सबसे पहला होगा वो होगा हमारा नेचुरल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्या हो जाएगा, नेचुरल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसके बारे में हमको देखना है, ठीक है ना। तो नेचुरल रीजनरेशन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सामान्य डेफिनेशन हो जाएगी। अगर प्राकृतिक रूप से अगर किसी वन के अंदर वृक्ष का निर्माण हो रहा है तो उसे हम प्राकृतिक पुनर्जनन कहेंगे, किसका, वन का। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। सामान्य डेफिनेशन शब्दों को पकड़ के आप आसानी से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। हम सीधा इसके जो डायरेक्ट हम इसके प्रकार की तरफ लौटते हैं। इसका जो सबसे पहला प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे किसके द्वारा, या तो सीड के द्वारा या फिर हो जाएगा हमारे सेक्सुअल मेथड, ठीक है ना। तो या तो बीज के द्वारा हो जाएगा या लैंगिक विधि के द्वारा हमारे फॉरेस्ट का रीजनरेशन हो जाएगा। अब बीज के द्वारा किस प्रकार से होता है, तो जनरली हम जानते हैं, अगर हमने कई बार गाँवों के अंदर या फिर हमने अपने जो खेत होते हैं उनके अंदर भी हम कई सारे पौधे लगाते हैं। तो जो पौधे लगाने का जो सेम मेथड होता है वही हमारे इसके अंदर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो साइड का चयन करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो बीज का चयन करते हैं। बीज का चयन करने के इसकी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको बोल के, और उसकी थ्योरी आपको बना के लिखनी है, ठीक है ना, क्योंकि वो सारी थ्योरी अगर मैं यहाँ पर लिखाऊंगा तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं बोल के बता देता हूँ इसकी प्रोसेस किस प्रकार से होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सीड के अंदर तो सबसे पहले हम सीड का चयन करते हैं। और सीड किस प्रकार का होना चाहिए, तो हमारा जो सीड होता है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, वेरिएशन उसके अंदर ज़्यादा होना चाहिए, उसकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो बीज के जो कैरेक्टर होते हैं वो सारे इसके अंदर होने चाहिए। उसके बाद में हम क्या करते हैं, तो साइड का चयन करते हैं, यानी कि किस जगह हमको ये प्लांट लगाना है या किस प्रकार हम किस जगह हमें ये बीज को ग्रो करवाना है। तो नंबर सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें बीज का चयन करना है, उसके बाद में साइड का चयन करना है, उसके बाद में हमको उसकी तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, हमें किस प्रकार से गड्ढा खोदना चाहिए, कितना मात्रा में हमको वहाँ पर फार्म यार्ड मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट या फर्टिलाइजर को देना चाहिए बीज लगाने के लिए गड्ढे के अंदर। उसके बाद में हो जाएगा जर्मिनेशन हो जाएगा, उसके बाद में इरिगेशन हो जाएगा, उसके बाद में टेंडिंग ऑपरेशन आ जाएगा। टेंडिंग ऑपरेशन के अंदर प्रमुख रूप से हम क्लीनिंग करते हैं, थिनिंग करते हैं और विनिंग, ये सारी प्रमुख जो होगी वो हमारे नंबर 5 के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद हम प्लांट प्रोटेक्शन करते हैं। अगर कोई रोग लग रहा है, कीट लग रहा है तो उससे प्लांट की सुरक्षा करते हैं और अल्टीमेटली लास्ट में जाकर हम एक नए वृक्ष का निर्माण कर देते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा फॉर्मेशन होता है। किसका, एक नए वृक्ष का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है उसकी मैंने प्रोसेस बता दी, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सीड का हम सिलेक्शन करते हैं। सीड का सिलेक्शन किया, उसके बाद हम साइट सिलेक्शन करते हैं। साइट का सिलेक्शन किया, ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ। अगर किसी अगर हमें हम अगर कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर तो हमें फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार से हम किस किस स्टेप के द्वारा एक नए फॉरेस्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सीड का सिलेक्शन करते हैं, साइट का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद में हम जो पीट होता है, पीट को तैयार करते हैं, जो हमारा गड्ढा होता है उसको तैयार करते हैं और उससे संबंधित जो भी हमें मटेरियल की आवश्यकता है वो तैयार करते हैं। उसके बाद में हम सीड को उसके अंदर डाल देते हैं और डालने के बाद में हम क्या करते हैं, तो डालने के बाद में हम जर्मिनेशन का वेट करते हैं। उसके बाद में जर्मिनेशन का वेट करने के बाद में हम उसमें इरिगेशन कितनी चाहिए होती है वो हम सब देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो उसके बाद हम करते हैं टेंडिंग ऑपरेशन। क्या करते हैं, टेंडिंग ऑपरेशन, जिसके अंदर हम उसकी क्लीनिंग करते हैं, थिनिंग करते हैं और विनिंग करते हैं, ये इसकी टेंडिंग ऑपरेशन आता है। उसके बाद हम करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। क्या करते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन करते हैं, यानी कि पादप की सुरक्षा, कीट रोग खरपतवार इन सभी से हम इसकी सुरक्षा करते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, तो उसके बाद में हम करते हैं एक कंप्लीट ट्री प्राप्त हो जाता है, कंप्लीट ट्री प्राप्त हो जाता है हमें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर हमें सीड से अगर किसी प्लांट को लगाना है या अल्टीमेटली किसी भी मेथड से अगर हमें प्लांट लगाना है तो उसके लिए हमें इन 6 से 7 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये इसके अंदर इतना नहीं है, हमें केवल सीड के बारे में देखना है। तो सीड की बात करें तो
सबसे पहले सीड क्या होता है, तो सीड की बात करें तो सीड क्या होता है, तो परिपक्व बीजाणु को हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। या बीज क्या होता है, तो अपने समान नई संतति को जन्म देने की क्षमता रखने वाला कोई भी पौधे का भाग, उसे हम क्या कहेंगे, बीज के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये बीज की परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, ये तो हो गया बीज हो जाता है। अब हमने जब फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन देखा था, तब हमने फॉरेस्ट को रीजनरेशन के आधार पर दो भागों में बांटा था। एक तो बांटा था हमने हाई फॉरेस्ट और दूसरा बांटा था हमने कोपिस फॉरेस्ट। एक तो बांटा था हमने कौन सा, हाई फॉरेस्ट, और दूसरा बांटा था हमने कोपिस फॉरेस्ट। तो हम बात करें अगर सीड के द्वारा अगर किसी फॉरेस्ट का फॉर्मेशन होता है, तो उसके द्वारा जो वन होता है, बीज के द्वारा अगर किसी वन का निर्माण होता है, तो उस वन को हम किस नाम से जानते हैं, तो हाई फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इसे हम 5 स्टार से सम्मानित करेंगे कि हाई फॉरेस्ट क्या होता है। तो अगर यदि किसी बीज के द्वारा किसी वन का निर्माण होता है, तो उस वन को हम हाई फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। किस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, हाई फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये हमको पता होना चाहिए। एक ही ये पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और वो हो जाएगा हाई फॉरेस्ट। ये हमने क्लासिफिकेशन के अंदर भी देखा था और यहाँ पर भी देख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे नेचुरल रीजनरेशन के अंदर हो जाएगा। सीड के द्वारा किस प्रकार से वन का निर्माण होता है या वृक्ष का निर्माण होता है, तो वो मैंने उसकी मेथड बता दिया। और उस वन को हम किस नाम से जानेंगे, तो उसे हम हाई फॉरेस्ट के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, हाई फॉरेस्ट के नाम से जानेंगे। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि किसके द्वारा, जब कुछ वृक्षों के नाम देख लेते हैं कि इनका हम प्रयोग करके उन वृक्षों को हम बीज के द्वारा वन के अंदर डाल सकते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो हमारा हो जाएगा नीम हो जाएगा। नीम को हम आसानी से बीज के द्वारा वन के अंदर स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें आम हो जाएगा। तो कई सारे आम की प्रजातियां होती हैं जो वन के अंदर भी पाई जाती हैं, तो वो उनका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त बात करें हम बेर हो जाएगा, करौंदा हो जाएगा हमारे। इसके अलावा बात करें तेंदू हो जाएगा। इन सब का जो निर्माण होता है ज़्यादातर का, वो क्या किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा होता है। तो इनके उदाहरण हमको पता होना चाहिए। और जब आप बुक पढ़ोगे तो बुक के अंदर भी कई सारे उदाहरण दे रखे हैं, तो उनको भी आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसमें पर्टिकुलर कुछ एक नाम बता रहा हूँ। नीम हो गया, आम हो गया, बेर हो गया, करौंदा हो गया, तेंदू हो गया, खजूर हो गया। इन सब का जो निर्माण होता है वो बीज के द्वारा भी होता है। ठीक है ना, तो ये इसका उदाहरण हमको पता होना चाहिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं नेचुरल रीजनरेशन के अंदर देखते हैं। अब जो हमारा अगला पार्ट है वो हो जाएगा हमारे एसेक्सुअल मेथड। कौन सा मेथड हो जाएगा बीज के अंदर हमारे, ये हमारा ए है, तो इसके अंदर हो जाएगा नंबर सेकंड हो जाएगा हमारे एसेक्सुअल, या ये हो जाएगा वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है ना, वेजिटेटिव पार्ट की बात करें तो इसके अंदर हमें कितने मेथड के बारे में पढ़ना है, तो इसके अंदर हमको 3 मेथड के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कोपिस के बारे में, उसके बाद हम चर्चा करेंगे पोलार्डिंग, उसके बाद में हम रूट सकर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं किसके, सबसे पहले इसके अंदर ए नंबर देखेंगे हम कोपिस। कोपिस के द्वारा किस प्रकार से हम नए पौधे का या नए वृक्ष का निर्माण कर सकते हैं और एक नए वन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कोपिस की बात करें तो सबसे पहले कोपिस की डेफिनेशन क्या होती है, तो कोपिस की डेफिनेशन क्या होती है, तो जब वृक्ष को भूमि सतह से, ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने नाक, कान, आँख, मुंह सब खुले रखना। और ये कोपिस की डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है हमको। ठीक है ना, तो जब वृक्ष को भूमि सतह से 1 फीट, कितना, 1 फीट ऊपर से काटा जाता है और उस कटे भाग से यदि कलियां निकल जाएं और उससे नए वृक्ष का निर्माण हो जाए, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कोपिस के नाम से जानते हैं। तो कोपिस क्या है समझ में आ गया। इसका अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक वृक्ष हो गया, ठीक ना, ये इसकी जड़ें हो गई और ये हमारा एक वृक्ष हो गया। कल्पना कीजिएगा ये इसका एक वृक्ष हो गया, ठीक है ना, ये एक वृक्ष हो गया। और हम क्या करते हैं, भूमि की सतह से 1 फीट ऊपर, मान लीजिए ये इसकी भूमि सतह हो गई, ये वाली इसकी भूमि सतह है, और इसको मैंने 1 फीट ऊपर से यहाँ से काट दिया। और काटने के बाद में क्या होता है, तो इस वाले भाग को तो हमने काट दिया, तो ये तो यहाँ से हट गया। और हटने के बाद में क्या होता है, तो इसकी यहाँ से भूमि की सतह से क्या होती है, कई सारी इस प्रकार से शाखाएं निकलती है, बर्ड्स निकलती है, या हम कह सकते हैं कल्ले फूटते हैं। और इनके द्वारा, ये जो कल्ले फूटी हुई, इनके द्वारा अगर किसी वृक्ष का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम इस क्रिया को क्या नाम देते हैं, कोपिस नाम देते हैं। और इस पूरी जो प्रोसेस होती है वो इसके द्वारा एक नए वृक्ष का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा कोपिस कहलाता है। क्या कहलाता है, कोपिस कहलाता है। तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो कोपिस क्या है समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं
इसकी फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला मिटा देता हूँ। ये एक बोर्ड भी मेरा छोटा पड़ रहा है, संसाधन की कमी होने की वजह से एडजस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं समझाने की। तो बात कर रहे हैं हम कॉपीज़ के बारे में। इसके बाद में हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं जो कॉपीज़ होता है। कॉपीज़ की बात करें तो कॉपीज़ के अंदर एक जो एक कॉपीज़ होता है, इसके अंदर एक बर्ड पाई जाती है। उस बर्ड का हमको नाम पता होना चाहिए। उस बर्ड का क्या नाम है? तो उस बर्ड का नाम हो जाएगा क्या? उस बर्ड का नाम हो जाएगा इपिक्रोमिक बर्ड। ये बर्ड क्या होती है तो ये मैं अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन इसका नाम पता होना चाहिए कॉपीज़ के अंदर। जैसे हम इसको यहाँ से काटते हैं, ये हमारा एक वृक्ष था, इस वृक्षों को हमने काट कर इतना रख दिया, ठीक है ना। इसके ऊपर का भाग हमने काट दिया यहाँ से, और ये इसकी जड़ें होती है, ठीक है ना। ये इसकी जड़ें थी। तो जो इपिक्रोमिक बर्ड है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो वृक्ष का, हम मान लीजिए ये हमारा एक वृक्ष था, ठीक है ना। यहाँ से हमने इसको ऊपर से काट दिया और ये इसकी छाल हो गई, ये इसकी छाल हो गई। और इसके, ये हमारा जो वृक्ष था, इसके भीतर की तरफ यहाँ पर ये कौन सी बर्ड पाई जाती है? ये बर्ड पाई जाती है इपिक्रोमिक बर्ड। जो ये आपको जो बर्ड दिखाई दे रही है, ये कौन सी बर्ड हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी इपिक्रोमिक बर्ड। इस बर्ड का नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये क्या होती है हम थोड़ी देर बाद में इसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो इपिक्रोमिक बर्ड क्या होती है? तो ये इपिक्रोमिक बर्ड के बारे में मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इपिक्रोमिक बर्ड। तो इसके बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो इपिक्रोमिक बर्ड क्या होती है? तो सभी इधर ध्यान देना साथियों, इपिक्रोमिक बर्ड क्या होती है? तो इपिक्रोमिक बर्ड क्या होती है? तो यह बर्ड जब वृक्ष को काटा नहीं जाता तब तो क्या रहती है? निष्क्रिय रहती है। नहीं जाता तब निष्क्रिय रहती हैं, निष्क्रिय होती हैं। और जब वृक्ष को काटा जाता है, अब कितना से काटते हैं? तो 1 फीट भूमि की सतह से 1 फीट ऊपर। तो 1 फीट जब वृक्ष को काटा जाता है, और कितना काटा जाता है? तो 1 फीट ऊपर से काटा जाता है तो यह बर्ड सक्रिय हो जाती हैं। कुछ समझ में आया? तो एक बार नहीं भी समझ में आया तो, लेकिन इस शब्द का नाम याद रखना, इपिक्रोमिक बर्ड क्या होता है। मैं इसको एक डायग्राम से समझाता हूँ। कॉपीज़ की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, आपने उतार भी लिया होगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं अब जो इपिक्रोमिक बर्ड होती है ये किस प्रकार से कार्य करती है, और इस जो इपिक्रोमिक बर्ड होती है इस पर यह कॉपीज़ का जो पुनर्निर्माण होता है, या कॉपीज़ के द्वारा जो एक नए वृक्ष का निर्माण होता है, ये किस पर डिपेंड करती है? तो यह इपिक्रोमिक बर्ड पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। किस पर डिपेंड करता है? इपिक्रोमिक बर्ड पर डिपेंड करता है। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये इसकी रूट्स हो जाएगी, और ये हमारा एक वृक्ष हो गया, ठीक है ना। ये हमारा एक वृक्ष हो गया। और हम क्या करते हैं? तो ये मान लीजिए मैंने इस वृक्ष को काट दिया। सबसे पहले मान लीजिए ये मैंने इस वृक्ष को काटा नहीं है, एज इट इज फॉरेस्ट के अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। होता क्या है कि जब तक ये वृक्ष पूरा एज इट इज ऐसे कैसे खड़ा रहेगा और अपनी वृद्धि करता रहेगा, तो ये जो इपिक्रोमिक बर्ड होती है ये इसके जो छाल होती है उसके पास में यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है ना। कई सारी ऐसी बर्ड्स पाई जाती है इसके अंदर। कौन सी बर्ड्स? इपिक्रोमिक बर्ड्स पाई जाती है। और ये बर्ड्स क्या होती है? तो जब तक वृक्ष अपनी पुनर्वस्था में, पहले वाली जो अवस्था है उसी अवस्था में बना रहेगा और वृद्धि करता रहेगा, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो लगभग 25 से 30 मीटर है, और ये वृद्धि करता रहेगा, तब तक तो ये निष्क्रिय अवस्था में बनी रहेगी, यानी कि सक्रिय नहीं होगी, इनमें कोई भी ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिलेगी। और जैसे ही हम इस वृक्ष को क्या करते हैं? भूमि की सतह से यहाँ से काट देते हैं, 1 फीट ऊपर से काट देते हैं, और काटने के बाद में ये पूरा यहाँ से हट जाता है। हमने काटा तो ये ऊपर वाला जो भाग था वो हट गया। उसके बाद में क्या होता है? तो जो ये शेष जो हम 1 फीट ऊपर से काट देते हैं, और काटने के बाद में यहाँ पर जो ये इपिक्रोमिक बर्ड्स थी जो पहले निष्क्रिय थी, जैसे ही वृक्ष को काटा जाता है तो ये जो इपिक्रोमिक बर्ड्स होती है ये क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। जैसे ही वृक्ष को काटा जाता है ये कैसे हो जाती है? एक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं, और एक्टिव फॉर्म में आने के बाद में इनमें क्या हो जाता है? फुटान आने लग जाती है, और फुटान आने से इनमें किनका निर्माण हो जाता है? इस प्रकार से बर्ड्स निकल जाती हैं, और कलियाँ निकल जाती है, और शाखाएं बन जाती है। और इन शाखाओं से ही आगे जाकर क्या होता है? एक ट्री का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ट्री का फॉर्मेशन होता है। तो डिपेंड किस पर करता है? जो कॉपीज होता है, ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो किस पर डिपेंड करती है? हमारे इपिक्रोमिक बर्ड पर डिपेंड करती है। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट नोट करने को मिलेगा, कॉपीज या इपिक्रोमिक बर्ड की संख्या प्लांट के अंदर जितनी ज़्यादा होगी, इपिक्रोमिक बर्ड की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कॉपीज क्या करेगा? उतना ही कॉपीज की जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। और ये पॉइंट हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और यही हमें पॉइंट क्या करना है? नोट डाउन करना है।
ठीक है ना। जो मेरा समझाने का जो उद्देश्य था, वो डायग्राम बनाने का और इतनी जो थ्योरी लिखाने का जो उद्देश्य था प्रमुख, वो इस लाइन के ऊपर आपको लेकर आना था। अगर किसी वृक्ष के अंदर इपिक्रोमिक बड ज़्यादा है और वो बड ज़्यादा है तो उसमें क्या होगी, कोपिस की जो फॉर्मेशन होगा उसके द्वारा जो कलियाँ निकलेगी वो क्या होगी, उतनी ज़्यादा निकलेगी और जो वृक्ष का जो निर्माण होगा वो उतना ही तीव्रता से होगा और कलियाँ भी उसके अंदर ज़्यादा निकलेगी, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इपिक्रोमिक बड की संख्या जरूर ज़्यादा है, लेकिन वो संख्या किस कंडीशन में ज़्यादा होगी, दोनों प्रश्न बन सकते हैं। इपिक्रोमिक बड की संख्या ज़्यादा होगी तो उसमें कोपिस का फॉर्मेशन या कोपिस की जो प्रोसेस है वो भी ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो इपिक्रोमिक बड होती है ये प्लांट के अंदर ऑलरेडी पहले से मौजूद रहती हैं, लेकिन कोपिस की जैसे ही प्रक्रिया होती है तो ये जो इपिक्रोमिक बड होती है ये क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, सक्रिय हो जाती है यानी एक्टिव हो जाती है। लेकिन जब वृक्ष एज इट इज इसी अवस्था में खड़ा रहता है, जब ये वृक्ष बड़ा होता है तो यहाँ पर मौजूद जो हमारी बड्स होगी इपिक्रोमिक बड, ये निष्क्रिय रहती हैं और ये इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि इपिक्रोमिक प्लांट के अंदर जो मौजूद जो इपिक्रोमिक बड है वो कब सक्रिय होती है और कब निष्क्रिय होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इपिक्रोमिक बड सक्रिय कब होती हैं, तो जब हम वृक्ष को भूमि सतह से 1 फीट ऊपर से काट देते हैं उसके बाद में इपिक्रोमिक बड सक्रिय होती है। और निष्क्रिय कब रहती है, तो जब वृक्ष को हम एज इट इज जो पहले वाली अवस्था में था उसी अवस्था में बने रहने देते हैं, यानी कि उसमें हम किसी प्रकार की कोपिस की क्रिया नहीं करते हैं, तब इपिक्रोमिक बड निष्क्रिय रहती है, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रश्न मैंने बता दिए, आप इसे नोट डाउन कर लेना और उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। तो कोपिस की डेफिनेशन देखी हमने, इपिक्रोमिक बड क्या होती है वो देखा, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो देखा हमने, सक्रिय कब रहेगी निष्क्रिय कब रहेगी वो उसका कॉन्सेप्ट देखा। अब हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसमें और कुछ आगे बढ़ते हैं। तो इपिक्रोमिक बड क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको पूरे को रफ कर रहा हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया। अब हम देखते हैं जो कोपिस के बारे में हमने देखा कि कोपिस की डेफिनेशन, सबसे पहले हमने देखा कि कोपिस की डेफिनेशन क्या होती है। तो जब भूमि की सतह से उसको 1 फीट ऊपर से काट दिया जाता है और इपिक्रोमिक जो बड होती हैं उससे शाखाएँ निकलती है तो उसे हम कोपिस कहते हैं। वो इस फॉर्मेशन के द्वारा एक नए वृक्ष का निर्माण हो जाता है। अब जो कोपिस होता है, ये हमारा जो कोपिस था, ये कोपिस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, वो भी हम देखेंगे। तो कोपिस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले इनके नाम हमको पता होना चाहिए। तो पहला तो हो जाएगा स्टूल, मैं नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले जो कोपिस होता है वो कितने 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्टूल सूट कोपिस। ये कहाँ पर पाया जाता है टेंशन मत लेना, मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इनके नाम पता होना चाहिए। जो कोपिस होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्टूल सूट कोपिस और दूसरा होता है रूट, दूसरा क्या होता है रूट रोलर, दूसरा होता है रूट रोलर सूट कोपिस, ठीक है ना। तो कोपिस कितने प्रकार का होता है, नाम आपको याद होने चाहिए। जो कोपिस होता है वो 2 प्रकार का होता है, स्टूल सूट कोपिस, रूट रोलर सूट कोपिस, ठीक है ना। ये 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, कोपिस 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। अब ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं, उस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना, ठीक है ना। उसके बाद में इनकी डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा पहला, ये हमारा वृक्ष हो गया, ये इसकी रूट्स हो गई और ये हमारा एक प्लांट हो गया, ठीक है ना। अब मैंने इसको यहाँ से कट किया, कट करने के बाद में जो नई संरचना बनी वो हो जाएगी हमारे, इसको थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ, ये इसकी रूट हो गई और ये इसकी इस प्रकार की संरचना बनी। और ये वाला जो ऊपर वाला भाग था वो मैंने हटा दिया और इस पूरे को हम क्या नाम देते हैं, इस पूरे को हम नाम देते हैं कोपिस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इस पूरे को हम क्या नाम देते हैं, कोपिस नाम देते हैं। ये जो पूरा जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस से यहाँ से कई सारी रूट्स निकलेगी। सो रूट क्या, यहाँ से कई सारी कलियाँ निकलेगी। तो इस कलिया को हम क्या नाम देते हैं और इससे जो वृक्ष बनता है उसे हम क्या नाम देते हैं, कोपिस नाम देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, कोपिस नाम देते हैं। और ये बीच बीच में यहाँ पर कौन सी बर्ड्स हैं, ये हो जाएगी हमारे इपिक्रोमिक बर्ड्स हो जाएगी। और ये हमारे जो छाल हो जाएगी वो हो जाएगी। और ये नीचे का जो कैम्बियम हो जाएगा यानी एदा वाला भाग हो जाएगा। इसके अंदर जो मौजूद है, ये जो 4 डॉट दिखा दे रही है, मान लीजिए आप इपिक्रोमिक बर्ड होगी, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है, तो ये तो हमारा एक, ये हो गया हमारा एक क्राउन हो गया, सॉरी क्राउन क्या हमारा कोपिस हो गया। उसके बाद में क्या होता है, तो उसके बाद में क्या होता है, तो जो आपको ये वाला कटा हुआ पूरा जो ये भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पूरा का पूरा ये भाग दिखाई दे रहा है, कहाँ से कहाँ तक का, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपको तने का जो भाग दिखाई दे रहा है, भूमि की सतह हो गई है। भूमि की सतह से 1 फीट ऊपर हमने एक कट लगाया, उसे हम कोपिस नाम दिया। और जो 1 फीट का जो भाग दिखाई दे रहा है, भूमि सतह से यहाँ तक का जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को क्या कहते हैं, तो स्टंप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टंप, STUMP। इस भाग को क्या कहते हैं, स्टंप कहते हैं। ये शब्द नाम याद रखना, टर्म है ये। स्टंप क्या होता है, तो कोपिस का जो 1 फीट का जो भाग होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, स्टंप नाम देते हैं। और इस स्टंप पर अंदर की तरफ, इस स्टंप पर अंदर की तरफ अगर कोई एपिक्रोमिक बड है और यहाँ से अगर किसी इस प्रकार से शाखाओं का फॉर्मेशन होता है, तो इन शाखाओं को क्या नाम दिया जाता है, तो इन शाखाओं को नाम दिया जाता है स्टूल सूट
कॉपीज नाम दिया जाता है। तो कॉपीज स्टूल सूट कॉपीज क्या होता है, इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। स्टंप के अंदर से, ये हमारा स्टंप वाला भाग हो गया। जब इसमें हम कट लगाते हैं, सभी इधर ध्यान देना, जब हम इसमें कट लगाते हैं तो ये कट इस प्रकार का दिखाई देता है। जब हम वृक्ष को ऊपर से देखते हैं तो इस प्रकार से दिखाई देता है। और यहाँ से अगर इस प्रकार की शाखाएं निकलती हैं, इस प्रकार की बर्ड्स निकलती है, तो इन बर्ड्स को क्या नाम दिया जाता है, स्टूल सूट कॉपीज नाम दिया जाता है। तो स्टूल सूट कॉपीज कहाँ पर पाया जाता है, तो स्टंप के अंदर अगर शाखाएं निकलती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, स्टूल सूट कॉपीज नाम देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रूट रोलर सूट कॉपीज कहाँ पर पाया जाता है। तो ये इसकी क्या है, जड़ें हैं, ठीक है ना। तो रूट रोलर सूट कॉपीज किसे कहते हैं, तो जब इसके अंदर लिख रहा हूँ मैं, जब जो कलियाँ हैं या बर्ड्स हैं या शाखाएं हैं, शाखाओं का निर्माण जो ये जो नई शाखाएं निकल रही हैं, इन शाखाओं का निर्माण कहाँ से होता है, रूट प्लस सूट के जॉइंट से होता है। तो उसे हम रूट रोलर सूट कॉपीज नाम देते हैं। समझ में आया होगा। तो क्या होता है रूट रोलर सूट कॉपीज, तो जो डेफिनेशन लिखी उस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करना। शाखाओं का निर्माण, अगर शाखाओं का निर्माण स्टंप के ऊपरी भाग से होता है तो उसे तो हम क्या नाम देते हैं साथियों, स्टूल सूट कॉपीज नाम देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट होता है। नंबर सेकंड बात करें रूट रोलर सूट कॉपीज क्या होता है, तो जब शाखाओं का निर्माण, यानी कि जो शाखाएं निकल रही है ये वाली, इन शाखाओं का निर्माण, ये इसकी जड़ें थी, ठीक है ना। और ये जड़ें क्या होते हैं, भूमि में इस तरह से फैली हुई होती है, ठीक है ना। तो इस पौधे के अंदर जो भूमिगत भाग के अंदर पौधे का कुछ भाग ऐसा होगा जहाँ से क्या होगा, रूट का भी फॉर्मेशन है, इधर हो रहा है, रूट तो नीचे जा रही है और इसी भाग से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, तने का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग मान लीजिए जॉइंट है जहाँ से रूट और सूट दोनों का निर्माण हो रहा है। अगर इस जगह से किसी कलिका का फॉर्मेशन होता है और उससे एक नई शाखा बनती है और उस शाखा से एक नए वृक्ष का निर्माण होता है, तो उस शाखा को हम कॉपीज नाम देते हैं। और उस कॉपीज को किस नाम से जाना जाता है, तो रूट रोलर सूट कॉपीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये डायग्राम में रफ मिटा देता हूं और इसकी जो डेफिनेशन है वो आप ये याद रखना कि शाखाओं का निर्माण अगर रूट और, ठीक है ना, रूट और सूट के जॉइंट से होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये हमारा वृक्ष था, इससे नीचे ये जड़ का फॉर्म निर्माण हो रहा है और इसके ऊपर से तने का निर्माण हो रहा है। अगर ये वाला इसका जॉइंट वाला भाग है, अगर यहाँ से एक शाखा का निर्माण होता है, इधर एक शाखा का निर्माण होता है, अगर इन दोनों से एक वृक्ष का निर्माण होता है, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, रूट रोलर सूट कॉपीज के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, रूट रोलर सूट कॉपीज के नाम से जानेंगे। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। और स्टूल सूट कॉपीज क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी स्टंप से निकली शाखाओं से नए वृक्ष का निर्माण क्या कहलाता है, हमारा स्टूल सूट कॉपीज कहलाता है। तो कॉपीज कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, समझ में आ गया होगा। स्टूल सूट कॉपीज, रूट रोलर सूट कॉपीज, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में हम देखते हैं कॉपीज के आधार पर जो पौधे हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है, उनके नाम देखते हैं, उनके अंदर कौन कौन से उदाहरण हैं ये हम देखते हैं, ठीक है ना। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे थ्योरी के अंदर अगर आप प्रश्न आता है आपके पेपर के अंदर की वनों के पुनर्जनन का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो आप ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली लैंग्वेज और ऑथेंटिक चीज़ें ये कई जगह पढ़ाते हैं, सभी जगह इनको पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। तो उसके बाद में हम देखते हैं कॉपीज के आधार पर वन का वर्गीकरण। किसके आधार पर, कॉपीज के आधार पर वन का वर्गीकरण। तो सबसे कॉपीज के आधार पर जो वन का वर्गीकरण वो कितने भागों में किया गया है, 4 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है, 4 भागों में किया गया है। कौन कौन से, तो एक तो हो जाएगा इसमें नंबर फर्स्ट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कॉपीज। नंबर सेकंड की बात करें, पहला तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग कॉपीज और दूसरा हो जाएगा फेयर, FAIR फेयर कॉपीज, ठीक है ना। ये नाम भी आपको याद होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉपीज, फेयर कॉपीज। नंबर थर्ड की बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगा इसमें बेड कॉपीज। और नंबर फोर्थ की बात करें तो इसमें हो जाएगा नोट कॉपीज, ठीक है। चारों क्या होते हैं इन पर हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले इनके नाम याद कर लेना आप, स्ट्रॉन्ग कॉपीज, फेयर कॉपीज, बेड कॉपीज और नोट कॉपीज। किसके आधार पर, कॉपीज के आधार पर वन को 4 भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग कॉपीज किसे कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग कॉपीज का अर्थ हो जाएगा वह वन जिसमें 100% कॉपीज
हो, यानी कि ऐसा वन जिसके अंदर मौजूद जो वृक्ष होंगे उन वृक्षों में क्या होता है 100% कॉपीज होता हो या 100% या 100% कॉपीज होता हो, उसे हम स्ट्रॉन्ग कॉपीज के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें कुछ वृक्षों की बात करें, जैसे नीम की बात करें तो नीम के अंदर भी क्या होता है 100% कॉपीज होता है, तो वो हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। यूकेलिप्टस हो गया, इसके अतिरिक्त बात करें शीशम हो गया, सागवान हो गया, ये किसके अंदर आ जाएंगे, सभी हमारे स्ट्रॉन्ग कॉपीज के अंदर आ जाएंगे, जिनमें क्या होता है 100% कॉपीज होता है। तो इनके उदाहरण याद रखने हैं हमको, उदाहरण याद प्रमुख रूप से हमको याद रखने, और ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग कॉपीज के अंदर क्या होता है, तो वह वन जिसके अंदर 100% कॉपीज पाया जाता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो जैसे हम बात करें इसमें हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सेलिक्स। सेलिक्स ये नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ये अपवाद है। ये जो सेलिक्स होता है, ये सेलिक्स किस प्रकार की वनस्पति होती है, तो ये हमारे बात करें ये किस प्रकार की वनस्पति है, तो ये हमारे जो ये वनस्पति ये हमारी किस प्रकार की है, बेड टाइप की, बेड कॉपीज का ये। इसके अंदर जो हमारे जो सेलिक्स हैं, ये सेलिक्स किस प्रकार की वनस्पति है, तो शंकुधारी वनस्पति यानी कि कोनिफर टाइप की वनस्पति है। लेकिन ज़्यादातर जो कोनिफर टाइप की जो वनस्पति होती है वो किस कॉपीज के अंदर आती है, तो वो बेड कॉपीज के अंदर आती है। लेकिन उसमें से केवल एक कॉपीज ऐसी है, एक वनस्पति ऐसी है जो किसके अंदर आती है, स्ट्रॉन्ग कॉपीज के अंदर आती है। तो ये हमें पता होना चाहिए सेलिक्स। उसके बाद दूसरा नाम सामान्य नाम हो जाएगा नीम, अजाडिरेक्टा इंडिका, यूकेलिप्टस, और एक हो जाएगा हमारे इसमें साल। इसमें और वो लिखना चाहो तो आप सागवान लिख लेना। तो ये 4-5 वृक्षों के नाम हमको याद होने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें फेयर की बात करें तो ऐसे वृक्ष वह वन जिसमें लगभग 60 से 70% क्या हो कॉपीज पाए जाता हूँ। यानी कॉपीज की घटना अगर किसी वन में 60 से 70% हो रही है तो उसे हम फेयर कॉपीज के अंदर नाम से जानेंगे। और इसके जो एग्जाम्पल है वो हमें पता होना चाहिए, और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो हम बाद में देखेंगे। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है बेड कॉपीज। बेड कॉपीज की बात करें तो बेड कॉपीज के अंदर आ जाएगी इसके अंदर वह वन जिसमें बेड कॉपीज क्या हो जाएगी, तो वह वन जिसमें बेड कॉपीज हो जाएगा वह वन जिसमें लगभग कितने 30 से 40% क्या हो कॉपीज पाया जाता हो। वह वन जिसमें 30 से 40% कॉपीज पाया जाता हो उसे हम बेड कॉपीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बेड कॉपीज के नाम से जानते हैं। और इसके उदाहरण की बात करें तो वो हो जाएगा, इसके उदाहरण हो जाएंगे, इसके उदाहरण क्या कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पॉपुलस, एक तो जाएगा पॉपुलस, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पॉपुलस। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर हो जाएगा केसुरीना। तो ये इसके 2 उदाहरण हो जाएंगे पॉपुलस और केसुरीना। नेक्स्ट बात करें नोट कॉपीज। नोट कॉपीज क्या होता है, जिसमें कोई वह वन जिसमें किसी प्रकार का कॉपीज नहीं पाया जाता या नहीं होता है, उसे हम नोट कॉपीज के नाम से जानते हैं। किसी प्रकार वह वन जिसमें किसी प्रकार का कॉपीज नहीं होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, नोट कॉपीज के नाम से जानते हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पाइनस। क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा इसका पाइनस। एक एग्जांपल याद रखना हमको पाइनस। इसके अतिरिक्त और याद रखना चाहो तो इसके अंदर और हो जाएगा हमारे एक हो जाएगा हमारे, ठीक है ना, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। या अगर आप नोट कॉपीज के एग्जांपल याद रखना चाहो तो वो जाएगा वह वन जिसके अंदर किसी प्रकार का कॉपीज नहीं होता है। और इसका उदाहरण हो जाएगा एक तो पाइनस और दूसरा हो जाएगा हमारे ये हो जाएगा PICEA, ठीक है ना। इसका आप गूगल पर सर्च कर लेना, इसका पूरा नाम क्या होता है या साइंटिफिक नेम क्या होता है वो याद कर लेना। तो ये दोनों इसके अंदर हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है ना। फेयर के अंदर इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं है, इसके अंदर हमें एग्जाम्पल नहीं भी याद होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर और थ्योरी के अंदर जो न्यू टाइप के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग कॉपीज और बेड कॉपीज और नोट कॉपीज से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे प्रश्न पूछे जाते हैं, बेड कॉपीज और नोट कॉपीज स्ट्रॉन्ग कॉपी से अब तक जो प्रश्न पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन तीनों से प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और ये डेफिनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि परिभाषा दे दी जाती है कि किस प्रकार के वन के अंदर बिल्कुल ही कॉपीज नहीं पाया जाता है, तो वो हो जाएगा हमारे नोट कॉपीज, जिसके अंदर किसी प्रकार का कॉपीज नहीं पाया जाता है। और किस प्रकार के वन के अंदर सबसे ज़्यादा कॉपीज पाया जाता है, तो स्ट्रॉन्ग कॉपीज के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉपीज के आधार पर जो वनों का वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया गया है। तो इनके नाम पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉपीज, फेयर कॉपीज, बेड कॉपीज और नोट कॉपीज। इनका अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी वो मैंने बताने का प्रयास किया है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं पोलार्डिंग के बारे में। किसके बारे में, पोलार्डिंग के बारे में।
तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमारा कॉपीस है वो हमारे कंप्लीट होता है। तो कॉपीस के बारे में जो हमने चीज़ें यहाँ पर देखी थी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसे याद करने की कोशिश करना कि कॉपीस क्या होता है, एपिक्रोमिकल बड क्या होता है और कॉपीस का कितने प्रकार होते हैं। इसके अलावा जो कॉपीस है उसके आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, ये सभी आप याद करने की कोशिश करना। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, बी नंबर हो जाएगा हमारे पोलार्डिंग। क्या हो जाएगा? पोलार्डिंग। तो पोलार्डिंग ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसकी केवल हमको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वो डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में हमारा पोलार्डिंग खत्म हो जाएगी। जो सबसे बड़ा जो हमारा चैप्टर था वो था हमारे कॉपीस था और उसके बारे में हमने विस्तार से देखा, ठीक है ना। पोलार्डिंग की बात कर, पोलार्डिंग क्या होता है, तो जस्ट जो कॉपीस होता है उसका मिलता जुलता रूप क्या होता है, हमारा पोलार्डिंग होता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले क्या होती है। तो ये एक मान लीजिए वृक्ष हो गया, ठीक है ना, ये इस प्रकार से वृक्ष हो गया। और कॉपीस के अंदर तो क्या करते हैं, हम वृक्ष को नीचे से 1 फीट ऊपर से काट रहे थे, ठीक है ना, भूमि सतह से। और पोलार्डिंग के अंदर क्या करते हैं, हम वृक्ष को कहाँ से काटते हैं, तो वृक्ष को काटते हैं हम 8 से 9 फीट ऊपर से, ठीक है ना। तो इसमें माइनर डिफरेंस यही है कि पोलार्डिंग के अंदर हम जो वृक्ष को काटते हैं वो कहाँ से काटते हैं, 8 से 9 फीट ऊपर से काटते हैं भूमि सतह से, ठीक है ना। तो ये पोलार्डिंग कहलाता है। और यहाँ से अगर शाखाओं का निर्माण होता है तो वो क्या कहलाता है, हमारे पोलार्डिंग कहलाता है। तो आइए फटाफट से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यदि वृक्ष को 8 से 9 फीट ऊपर से काटा जाए, यदि वृक्ष को 8 से 9 फीट ऊपर से काटा जाए और उससे या फिर और वहाँ से नई शाखाओं द्वारा वृक्ष का निर्माण हो जाए और उन शाखाओं के द्वारा वृक्ष का निर्माण हो जाए तो उससे क्या कहते हैं, हम पोलार्डिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका हम एक अच्छा डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले एक वृक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा एक वृक्ष हो गया। इस वृक्ष को हमने यहाँ से कट किया, जो किया हमने भूमि सतह से कितना फीट, 8 से 9 फीट ऊपर से किया। और उसके बाद में जो हमारा वृक्ष होगा वो किस प्रकार से बन गया, जो हमारा वृक्ष था वो इस प्रकार से बन गया, जो हमारा वृक्ष था वो किस प्रकार से बन गया, इस प्रकार से हमारा एक वृक्ष बन गया, ठीक है ना। ये हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपने जंगल के अंदर इस प्रकार की संरचना देखी है, ठीक ना, ये वृक्ष बन जाता है। और इनके ये हमने 8 से 9 फीट भूमि की सतह से यहाँ से कट किया। कट करने के बाद में जो ये तना हुआ, जो हमारा बोले बचा हुआ था, उस बोले की जो संरचना है वो इस प्रकार की बन जाती है, इस प्रकार में बदल जाता है। और बदलने के बाद में जो ये आपको गोल गोल जो राउंड रिंग टाइप में जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसके बाजू में से यहाँ से इस प्रकार की कई सारी ऐसी कलियाँ निकल जाती हैं, यहाँ से इस प्रकार की कलियाँ निकल जाती हैं, यहाँ से इस प्रकार की कलियाँ निकल जाती है। आपने कई बार देखा होगा, वृक्ष को हम यदि काट देते हैं, काटने पर इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है और उसके आसपास में से इस प्रकार से कई सारी पत्तियाँ और कलियाँ निकल जाती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से कलियाँ और पत्तियाँ निकल जाती हैं और इनके द्वारा एक नए वृक्ष का निर्माण हो जाता है और ये शाखाएं बड़ी होकर एक नए वृक्ष का रूप धारण कर लेती हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम नाम देते हैं पोलार्डिंग। तो पोलार्डिंग क्या होता है, समझ में आ गया होगा सभी के, ठीक है ना। तो पोलार्डिंग कहते हैं किसे, तो यदि वृक्ष को 8 से 9 फीट ऊपर से काटा जाए और वहाँ से नई शाखाओं द्वारा वृक्ष का निर्माण हो जाए तो उसे हम पोलार्डिंग कहते हैं। और इसका चित्रात्मक जो रूप है वो मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। और ये जो दृश्य है, आपने कई बार आपके खेतों में आम की जो हम कटाई करते हैं उसमें भी देखा होगा, बबूल की कटाई करते हैं तो उसमें भी देखा होगा आपने। इस प्रकार से हम उसको पूरे ऊपर को काट देते हैं, ऊपरी वाले भाग को, और काटने के बाद में इस प्रकार की संरचना बन जाती है। और उसके जो कटे हुए जो भाग होते हैं उसके आसपास से कई सारी शाखाएं निकलती है, ब्रांचेस निकलती है और वो धीरे धीरे बड़ी होकर एक नए वृक्ष का रूप धारण कर लेती है। तो ये कहलाता है हमारे, क्या कहलाता है, पोलार्डिंग कहलाता है। अब इसमें से इस संरचना को देखने के बाद में आपके मस्तिष्क में एक अच्छा सा प्रश्न उठना चाहिए कि एक अच्छा प्रश्न ये उठना चाहिए कि पोलार्डिंग में हम किसकी कटाई करते हैं। हमने ये वृक्ष था, वृक्ष की हमने क्या किया, कटाई की। तो पोलार्डिंग के अंदर एक अंदर से ये प्रश्न उठता है कि पोलार्डिंग के अंदर जब वृक्ष की कटाई की जाती है तो उसके कौन से भाग को हटाया जाता है। तो कौन से भाग को हटाया जाता है, तो ऊपरी वाले भाग को हटाया जाता है। जब हमने टर्म पढ़े थे तो हमने जो इसका मेन स्टेम था, इस स्टेम को नाम क्या दिया था, बोले नाम दिया था। क्या नाम दिया था, बोले नाम दिया था। और अगर वृक्ष का जो तना है वो नीचे से क्या चौड़ा है, ऊपर से सकरा है, तो अगर ऊपर से सकरा वो नीचे से चौड़ा है तो इससे हम क्या, इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, टॉपर नाम दिया था। क्या नाम दिया था, टॉपर नाम दिया था। और जो वृक्ष का जो आपको ऊपर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, यानी कि जो जिसमें फूल पत्तियाँ कलियाँ वो ये सभी दिखाई देती है, इस वाले भाग को हमने क्या नाम दिया था, क्राउन नाम दिया था।
क्या नाम दिया था, क्राउन नाम दिया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पोलार्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं, 8 से 9 फीट। तो ये 8 से 9 फीट ये हमारा मुख्य तना हो गया, जिसे हमने बोले नाम दिया था। और बोले को हम रहने देते हैं और उसके ऊपर के भाग को हम हटा देते हैं, तो उसे हमने क्या नाम दिया था, क्राउन नाम दिया था। तो ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पोलार्डिंग के अंदर हम वृक्ष के किस भाग को हटाते हैं, तो किस भाग को हटाते हैं, तो क्राउन को हटाते हैं, क्राउन को हटाते हैं। तो ये आप यहाँ पर मेंशन करना कि पोलार्डिंग ये हमारा क्या कहलाता है, ये पोलार्डिंग कहलाता है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो किस भाग को हटाते हैं, किस भाग को रिमूव करते हैं। तो ये हो जाएगा पोलार्डिंग के अंदर हम किस भाग को रिमूव करते हैं, तो किस भाग को करते हैं, क्राउन को। ये हमारे हम इस पे क्या लगाएंगे, 5 स्टार लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 5 स्टार लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्राउन पोलार्डिंग से केवल 2 प्रश्न बनते हैं। नंबर फर्स्ट बनता है कि किस भाग को हटाते हैं, क्राउन को हटाते हैं, और दूसरा इसकी स्वयं की डेफिनेशन बनती है कि पोलार्डिंग कहते हैं किसे। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से इसमें तो क्राउन को हटाते हैं। तो इसी प्रकार से एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि कोपिस के अंदर हम किस भाग को हटाते हैं। तो कोपिस के अंदर हम किस भाग को हटाते हैं, तो इसको तो मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो पोलार्डिंग में हम किस भाग को हटाते हैं, क्राउन को हटाते हैं। तो कोपिस के अंदर हम किस भाग को हटाते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। कोपिस के अंदर हम किसको हटाते हैं, बोले प्लस क्राउन को हटाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोलार्डिंग में हम किस किस को हटाते हैं, केवल क्राउन को हटाते हैं। ये दोनों आप इस पर 5 स्टार लगाना, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनमें से प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न पूछा हुआ भी है कि कोपिस के अंदर किस भाग को हटाते हैं, तो बोले को हटाते हैं जो मुख्य तना होता है उसका, और क्राउन को हटाते हैं। पोलार्डिंग में केवल क्राउन को हटाते हैं। तो ये दोनों में इनमें माइनर डिफरेंट होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कोपिस और पोलार्डिंग में प्रमुख रूप से अंतर क्या हो जाएगा, तो पहला अंतर तो इनकी परिभाषा हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा इसमें हम जो कट लगाते हैं या कटिंग करते हैं इनकी, वो किस ऊंचाई पर करते हैं। तो पोलार्डिंग में 8 से 9 फीट की ऊंचाई से करते हैं, और कोपिस के अंदर 1 फीट की ऊंचाई से करते हैं। दूसरा हो जाता है कि कोपिस में जो हम कटाई करते हैं उसमें कौन सा भाग हटाया जाता है, तो बोले और क्राउन को हटाया जाता है, और पोलार्डिंग में क्राउन को हटाया जाता है। तो ये इसके साइंटिफिक डिफरेंट हो जाएगा किसमें, पोलार्डिंग के अंदर और कोपिस के अंदर। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं शेष बचा हुआ हमारे नेचुरल रिजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट के अंदर हमारे जो बचा हुआ है रूट सकर, उसके बारे में हम देखते हैं। सॉरी, इसके हमारे कुछ उदाहरण भी बाकी रह गए हैं, तो हम पोलार्डिंग के उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखना किसके, पोलार्डिंग के। तो इसमें लिखना सबसे पहले आप सेलिक्स एल्बा। क्या हो जाएगा, सेलिक्स एल्बा। नंबर फर्स्ट हो जाएगा सेलिक्स एल्बा, और दूसरा हो जाएगा इसके अंदर हार्ड विका बीनाटा, ठीक है ना। ये वैज्ञानिक नाम होता है, किसका वैज्ञानिक नाम होता है, तो अंजन एक वृक्ष का नाम है जो ये भारत के अंदर पाया जाता है। और जो ये सेलिक्स अल्बा है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो क्रिकेट बैट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, जो पोलार्डिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो वृक्षों के नाम होंगे उदाहरण के रूप में, वो जाएगा सेलिक्स एल्बा जिसका प्रयोग क्रिकेट बैट बनाने में किया जाता है, और दूसरा हो जाएगा अंजन, ठीक है ना। तो ये दोनों उदाहरण आप नाम याद रखना, सेलिक्स एल्बा और एक हो जाएगा अंजन, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं अगला नंबर सी हो जाएगा हमारे कौन सा, रूट सकर्स की बात करें तो रूट सकर्स क्या होता है, तो रूट सकर्स की बात करें तो मान लीजिए इसकी डेफिनेशन या इसकी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। तो ये मान लीजिए इसका एक प्लांट हो गया किसी का भी, और ये इसकी क्या हो गए, जड़ें हो गए, ठीक है ना। ये जड़ें हो गए, और ये इसकी जड़ें भूमि के समानांतर, भूमि के अंदर में कई सारी मृदा के अंदर गहराई के अंदर पहुंच रही है, ठीक है ना। और उस मृदा में गहराई के अंदर पहुंच रही है, और ये जो जड़ें होती है, इन्हीं जड़ों से ये जड़ें क्या होती हैं, इनमें से कुछ जड़ें ऊपर निकलकर एक शाखाओं का रूप ले लेती है, और भूमि के समानांतर ऊपर आ जाती है, और समानांतर ऊपर आने के बाद में एक शाखाएं निकल जाती है, और इन शाखाओं से एक नए वृक्ष का निर्माण हो जाता है। उससे हम क्या नाम देते हैं, रूट सकर्स नाम देते हैं। और उसके बाद में हम इसको यहाँ से काट देते हैं, और काटने के बाद में एक नए वृक्ष का निर्माण हो जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें और, तो हम जैसे मान लीजिए ये कई सारे, एक मान लीजिए ये हमारा एक फॉरेस्ट हो गया, ठीक है ना। और ये इसकी जड़ें हो गई, ठीक है ना। ये हमारा फॉरेस्ट हो गया, और मैंने क्या किया, ये जो फॉरेस्ट है इसका हेक्टर मान लीजिए, एरिया मान लीजिए 10 हेक्टर में, और मैंने क्या किया, और इसी के नीचे मैं उल्टे और एक वृक्ष और बना देता हूँ, कुछ वृक्ष, ठीक है ना। समझने के लिए बना रहा हूँ मैं। और ये इनका रूट हो गया, ठीक है ना। ये मान लीजिए 10 हेक्टेयर का हमारा फॉरेस्ट है, और मैंने क्या किया, जो ये हमारा फॉरेस्ट था, इस फॉरेस्ट की मैंने कुछ क्लीनिंग की। क्लीनिंग करने के लिए मैंने क्या किया, ये वाला और जो ये रो थी, इस रो और
ये वाला वृक्ष की जो पंक्तियाँ थी और ये वाला जो वृक्ष की पंक्तियाँ थी, इन दोनों पंक्तियों के बीच में मैंने क्या खोदी, यहाँ पर खाई खोदी या ट्रेंच खोदी, ट्रेंच या मैंने यहाँ पर क्या खोदी, खाई खोद दी। खाई खोदने के बाद में क्या होता है, तो यहाँ से मैंने मिट्टी निकाल ली, और मिट्टी निकालने के बाद में क्या होता है, मुझे मैंने जब इस ट्रेंच या खाई के अंदर देखा तो जो ये वृक्ष की जो जड़ें थी, ये जड़ें कहाँ पर पहुँचती है, इस खाई के थोड़ी मेरे को अंदर की तरफ दिखाई देती है, दोनों साइड से कुछ जड़ें इस खाई के अंदर मेरे को निकलती हुई दिखाई देती है। और इन खाई के अंदर जो ये जड़ें निकलती है, इन जड़ों से क्या होता है, इस प्रकार की शाखाएं निकल जाती हैं, इस प्रकार की शाखाएं निकल जाती हैं। और इन शाखाओं को यहाँ से फिर अलग, थोड़ी बड़ी होने पर अलग कर लिया जाता है, और अलग करने के बाद में इनको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और एक नए वृक्ष का निर्माण हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, रूट सकर्स नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, रूट सकर्स नाम दिया जाता है। तो मैंने एक वृक्ष का उदाहरण लेकर भी समझा दिया, और क्या एक खाई वृक्ष के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर एक खाई खोद के भी मैंने दोनों किस प्रकार से रूट सकर्स निकलते हैं वो भी मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन आप अपने आधार पर लिख लेना। हम देखते हैं रूट सकर के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। रूट सकर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं वो हम देख लेते हैं। रूट सकर के जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएंगे, सबसे पहले हमारा हो जाएंगे क्या, एक तो हो जाएगा शीशम, क्या हो जाएगा शीशम, दूसरा हो जाएगा सेमल, ये वृक्षों के नाम है सेमल, और एक हो जाएगा हमारे तेंदू, क्या हो जाएगा तेंदू, ठीक है ना। तो ये तीन वृक्षों के नाम हमको पता होना चाहिए, शीशम, सेमल और तेंदू, ठीक है ना। ये किसके अंदर आते हैं, रूट सकर्स के अंदर आते हैं। और नेक्स्ट बात करें पोलार्डिंग, पोलार्डिंग के अंदर कौन से वृक्ष आते हैं, तो सेलिक्स अल्बा आता है, और दूसरा आता है हमारे अंजन आता है, ठीक है ना। तो ये हमारे नेचुरल रीजनरेशन का टॉपिक था, वो कंप्लीट होता है। एक बार हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा फॉरेस्ट का फॉरेस्ट रीजनरेशन का क्लासिफिकेशन देखा, उसके अंदर हमने दो देखा, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर हमने फिर से दो देखा, सीड, और दूसरा देखा था हमने वेजिटेटिव या एसेक्सुअल। सीड के द्वारा जो फॉरेस्ट का निर्माण होता है उसे हम हाई फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। और दूसरा हमने देखा था एसेक्सुअल के अंदर हमने तीन मेथड देखे थे, कॉपिस, पोलार्डिंग, रूट सकर। कॉपिस के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी, दो प्रकार के देखे थे, उनके नाम होते हैं, एक तो होता है स्टूल सूट कॉपिस होता है, और दूसरा होता है रूट रोलर सूट कॉपिस होता है। इनके बारे में देखा, और कॉपिस के आधार पर वनों को चार भागों बांटा उनके बारे में देखा, और उसके बाद में हमने पोलार्डिंग के बारे में डिस्कस किया था, और उसके बाद में हमने सकर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का हमारा सेशन यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन समझ में आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको जल्द से इससे संबंधित जल्दी से जल्दी और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उम्मीद, इसी उमंग और इसी जोश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।